हम लोग आज अभी हमारी बातचीत का जो टॉपिक रहेगा बताया ही उन्होंने कि फेक न्यूज के अराउंड हम लोग बातचीत करेंगे। और ये मसला सिर्फ फेक न्यूज का नहीं है। फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच और इन सबको कैसे टैकल किया जाए उसके लिए फैक्ट चेकिंग के क्या बेसिक्स हो सकते हैं और कैसे उसको पहचाने, क्या इसकी बारीकियां होती हैं, ये कैसे फैलती है सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया से हमारी सोसाइटी में, सोसाइटी से उसके क्या हार्म्स, क्या नुकसान होते हैं, उसका क्या असर होता है समाज में और किस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं, पॉलिटिक्स में कैसे इसको यूज किया जाता है, पॉलिटिक्स से कैसे ये सोसाइटी में बड़े स्केल पर फैलती है और कैसे जनरेशंस इसकी चपेट में आती हैं और उनके क्या नुकसान होते हैं ये समझेंगे और इससे कैसे टैकल किया जाए, क्या बारीकियां हैं, क्योंकि ये कोई बहुत रॉकेट साइंस चीज नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, अगर जिन्हें ध्यान रखा जाए रेगुलर प्रैक्टिस में तो इसे समझा जा सकता है। मैंने जो पीपीटी बनाई है, जो मैं चाहता हूं कि डिलीवर हो, वो सिर्फ मीडिया स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, जो मीडिया स्टूडेंट्स हैं, जो एक्टिव जर्नलिस्ट हैं, जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, जो काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि आज फेक न्यूज का या मिस इन्फॉर्मेशन का जो स्केल है वो सिर्फ सोशल मीडिया यूजर्स तक या सोसाइटी में ही नहीं है, जर्नलिस्ट में भी काफी ज्यादा है, न्यूज रूम्स में भी ये काफी ज्यादा है कि बिना वेरीफाई किए खबरें कैसे चल जाती हैं। खुद पत्रकारों को ये आना चाहिए कि बेसिक हम कैसे फैक्ट चेकिंग कर सकें, हम जो न्यूज चला रहे हैं, हम जो कहना चाहते हैं उसे हम खुद कैसे वेरीफाई करें। तो आज जो डिजिटल एज में हम जी रहे हैं, ये डिजिटल युग है। एवरीबडी इज अ जर्नलिस्ट, हर कोई जर्नलिस्ट है, हर किसी के हाथ में एक मोबाइल है। सिटीजन जर्नलिज्म का एज है, हर एक आदमी जर्नलिस्ट है। फेसबुक पर हर आदमी अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से खबरें चला रहा है, हर कोई यूट्यूब चैनल बना रहा है। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि हम जो खबरें चला रहे हैं, हम जो लोगों को बताना चाह रहे हैं, वो कितना वेरीफाइड है, वो कितना ट्रस्टफुल है, ये कैसे पता करें और कैसे लोगों तक सही जानकारी पहुंचाएं, ये भी बातचीत हम करेंगे। इसके बारे में बहुत सारी चीजें जानते भी होंगे हो सकता है, लेकिन हम फिर से एक बार इस बात पर जोर देंगे कि फेक न्यूज को कैसे पहचाने, क्या है फेक न्यूज, कैसे इसको पहचाने और फिर लास्ट में कैसे इसे टैकल करें, उसके क्या बेसिक्स हो सकते हैं, इन तीन चीजों पर बात करेंगे। तो फेक न्यूज पर बतियाने से पहले, क्योंकि फेक न्यूज में दो शब्द हैं, एक फेक है, दूसरा न्यूज है, यानी कोई न्यूज जो फेक हो गई है। तो ये कैसे पहचाने कि न्यूज का एक पूरा बंडल है, उस पूरे बंडल में क्या फेक है और क्या सही है। तो इसके पहले सबसे पहले जानना होगा कि न्यूज क्या है, व्हाट इज न्यूज, है ना। ये पहचानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि इतनी ज्यादा खबरें हैं, इतनी ज्यादा खबरें हमारे आसपास। हमारे पास अखबार है, हमारे पास फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, यानी सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और हम में से तमाम सारे लोग हर प्लेटफॉर्म पर अपना एक अकाउंट बनाए हैं और एक्टिव हैं, तमाम तरह की खबरें कंज्यूम करते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल, है ना। जयपुर में क्या हो रहा है, बाड़मेर में क्या हो रहा है, जैसलमेर में क्या हो रहा है, इसके अलावा दिल्ली में क्या हो रहा है, आज कर्नाटक के चुनाव परिणाम आने वाले हैं तो कर्नाटक में क्या हो रहा है ना। कोई फिल्म आई है, उस फिल्म के अराउंड क्या बातचीत हो रही है, प्रधानमंत्री की मीटिंग है किसी के साथ, यूक्रेन में वॉर चल रही है। तो हमारे पास, हम एक ग्लोबल एज में जी रहे हैं, यानी कि अलग अलग देशों से लेकर के हमारे अपने देश में, अलग अलग प्रदेशों में और हमारे अपने प्रदेश के अलग अलग जिलों में क्या कुछ हो रहा है, ये सारी जानकारियां एक साथ हमारे आसपास तैरती रहती है। आंकना है कि क्या सही है, क्या गलत है, ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि हमारा समय बहुत कम होता है। एक आर्टिकल आता है, 1 मिनट से 2 मिनट हम उसमें टाइम देते हैं, एक वीडियो आता है, 2 से 3 मिनट हम उसे देखते हैं और फिर अपनी राय बनाते हैं उसके बारे में कि उसे शेयर करना है, किसे शेयर करना है, उसे कैसे पोस्ट करना है, उसका कैप्शन क्या लगाएंगे। तो समय बहुत कम होता है, ऐसे में उस पूरे वीडियो को वेरीफाई करना एक बड़ा टास्क है। तो इसलिए सबसे पहले ये जानना कि व्हाट इज न्यूज, ये क्या है, और एक क्रिटिकल थिंकिंग अपने अंदर कैसे डेवलप करें। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये होता है कि कैसे न्यूज और फेक न्यूज या ओपिनियन और राय में या न्यूज में कैसे फर्क पता करें। तो एक बहुत छोटी सी जानकारी आप लोगों को बस 2 मिनट दूंगा। फैक्टशाला, एक आप लोगों ने गूगल न्यूज इनिशिएटिव का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो सर्च करिएगा, उसके बारे में देखिएगा। गूगल
जो कि हम लोग हर 2 मिनट में यूज करते हैं। मुझे लगता है कि जिंदगी में कोई भी चीज जाननी है गूगल करते हैं तुरंत। गूगल मीडिया लिटरेसी के लिए एक बहुत बड़ा कैंपेन चला रहा है पिछले 2 सालों से। मैं आप सबसे भी गुजारिश करूंगा कि जरूर इसको देखिए, इसको फॉलो करिए। इसके बहुत सारे वर्कशॉप अलग अलग जगह पर होते रहते हैं, उनको देखिए। इसके वीडियोज हैं बहुत सारे, वो फॉलो करिए। तो जीआरआई का एक प्रोग्राम है गूगल न्यूज इनिशिएटिव का, फैक्ट शाला, जिसमें हम फैक्ट चेकिंग की बुनियादी बातें, फेक न्यूज को कैसे पहुंचाने, मिस इन्फॉर्मेशन से कैसे टैकल करें, उन सब पर बात करते हैं। और ये मैं उसी का आपको आगे पीपीटी और तमाम सारी चीजें उसमें बताऊंगा। मेरा नाम देवेश है, आप सबको बताया सर ने अभी। मैं एजेंसी फ्रांस प्रेस के साथ काम करता हूँ, एक फैक्ट चेकर हूँ, कमिटेड फैक्ट चेकर। 2-2.5 सालों से मैं फैक्ट चेकिंग का काम करता हूँ और फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच, इसके अराउंड काम करता हूँ। देश दुनिया भर में जितनी भी फेक न्यूज होती है उस पर। और इसका फैक्ट शाला का ट्रेनर भी हूँ, इसकी बारीकियां भी बताता हूँ। मैंने आपसे बताया कि इस ट्रेनिंग में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। कैसे ट्रस्टेड न्यूज को पहचाने, फेक न्यूज को कैसे पहचाने, खबर और गलत खबर, झूठी खबर के बीच कैसे अंतर पहचाने, न्यूज और ओपिनियन को कैसे पहचानना है, हम इस पर भी बात करेंगे। व्हाट इज न्यूज एंड व्हाट इज ओपिनियन, क्योंकि एक अखबार के अंदर खबर भी होती है, ओपिनियन भी होता है। किसी सोशल मीडिया पोस्ट में खबर भी होती है, ओपिनियन भी होता है। इवन मीडिया में भी, यानी टीवी मीडिया में भी खबर भी होती है, ओपिनियन भी होता है, जहां से सोसाइटी का ओपिनियन या सोसाइटी में क्या डिलीवर होने वाला ये तय होता है। इस पर भी बात करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप करें, इन चीजों के बीच अंतर कैसे पहचाने, इन पर काम कैसे करें, और हम खुद आगे क्या किससे कहने वाले हैं। हम सोशल मीडिया में, फेसबुक में जो देख रहे हैं, ट्विटर में जो देख रहे हैं, उसमें हम आगे क्या डिलीवर करेंगे। हम अगर कोई पोस्ट करने वाले हैं तो कैसे वो पोस्ट एक्यूरेट हो, सही हो, ये कैसे करेंगे, इसकी क्रिटिकल थिंकिंग पर बात करेंगे। बायस पर बात करेंगे, पूर्वाग्रह, आप सब इसके बारे में जानते होंगे। बायस जो अंग्रेजी में कहते हैं, जिसको हिंदी में पूर्वाग्रह कहते हैं, कि किसी भी चीज के बारे में, किसी भी घटना के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी धर्म के बारे में, जाति के बारे में, समाज में तमाम तरह की चीजों के बारे में हमारी अपनी जो कंडीशनिंग होती है। हम किसी चीज के बारे में बहुत शुरुआत बचपन से ही जो सुनते आए हैं, जो समझते आए हैं, वो एक पूर्वाग्रह कैसे काम करता है, कि किसी इंसान के बारे में बिना उससे जाने एक राय बना लेना और उसी राय के आधार पर फैसले लेना। क्योंकि फेक न्यूज का जो मामला है वो क्रिटिकल थिंकिंग में टेक्निकल से ज्यादा सोसाइटल बहुत है। आधे से ज्यादा लोग, जैसे हम लोग जब लोगों से जाते हैं, बात करते हैं, सोसाइटी में देखते हैं, तो जो ट्रेंड हमें समझ में आता है वो ये है कि लोग टेक्निकल से ज्यादा किसी भी चीज को सिर्फ इसलिए शेयर कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सही है। वो उन्हें क्यों लगता है? क्योंकि उनकी कंडीशनिंग ऐसी है, उन्हें पहले से ही ऐसा लगता है। जैसे मैं बहुत, जैसे कि मान के चलिए अमेरिका से रिलेटेड कोई खबर है, अमेरिका के बारे में आपकी अपनी एक राय है कि अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, एक इंपीरियलिस्ट देश है, साम्राज्यवादी देश है। मिडिल ईस्ट में, दुनिया के अलग अलग देशों में उसने बहुत सारी ऐसी ऐसी पॉलिसीज अप्लाई की हैं। तो ये एक पूर्वाग्रह है किसी एक देश के बारे में। तो अगर अमेरिका से जुड़ी ऐसी कोई खबर आती है तो हमारी अपनी बनी हुई राय के मुताबिक हम बिना वेरीफाई के सिर्फ इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा देश है। अपने देश में भी ऐसी बहुत सारी चीजें, हम अपने गांव के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, किसी धर्म के बारे में, किसी जाति के बारे में, किसी स्थान के बारे में, किसी संस्थान के बारे में, ऐसी बहुत सारी राय हमारी होती है जो हम अपने बचपन से, जो हमारे घर वालों ने बताया, फिर हमारे समाज ने बताया, फिर हमारे स्कूल ने बताया, फिर हमारे दोस्तों ने बताया, फिर हमने किताबों में भी वही पढ़ा, तो एक राय बना लेते हैं हम, और उस राय के आधार पर हम वो न्यूज तुरंत शेयर कर देते हैं। तो पूर्वाग्रह पर भी बात करेंगे कि कैसे पूर्वाग्रह काम करता है फेक न्यूज को शेयर करने में, और हमें कैसे अपने पूर्वाग्रह दूर रखने चाहिए जब हम कोई खबर पढ़ रहे हैं। तो इस पर भी बात करेंगे। इसके बाद हम फैक्ट चेक के जो बेसिक टूल्स हैं उस पर बात करेंगे। तो ये होगा मेन हमारा आज का सेशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, क्या है सूचना, कैसे इसको हम पहचानेंगे। तो आप सब जानते ही हैं कि क्योंकि हम सब, मुझे लगता है हम सभी मीडिया से जुड़े क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सभी मीडिया पर्सनालिटीज ही हैं या स्टूडेंट हैं मीडिया के, या नहीं भी हैं, तो सूचना की ताकत को हमसे ज्यादा बेहतर और कोई नहीं समझता है कि इंफॉर्मेशन कितनी जरूरी है और इंफॉर्मेशन से क्या कुछ हो सकता है। सुबह उठते ही हर किसी को सूचना, और ये सूचना सिर्फ
स्टेट में क्या चल रहा है, पीएम क्या कर रहे हैं, सीएम क्या कर रहे हैं, विधायक क्या कर रहे हैं, डीएम क्या कर रहे हैं, ये ही सिर्फ नहीं होती है, हमारे निजी जीवन के लिए भी सूचना बहुत जरूरी है। आज हॉस्पिटल खुला है कि नहीं खुला है, आज राशन बटेगा कि नहीं बटेगा, आज किस रूट में जाम लगेगा, कहाँ से डाइवर्जन है, ऑफिस जाने के लिए तो उसके लिए सूचना चाहिए आपको, बुखार आ गया तो कौन सी दवाई चाहिए ये भी इंफॉर्मेशन है ना, मंडी में आज मंडी लगेगी नहीं लगेगी ये भी इंफॉर्मेशन है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक मजदूर से लेकर के एक छात्र, एक प्रोफेसर, एक पत्रकार, एक प्रेस वाला, जितने भी लोग हैं हमारे समाज में, उन सब के लिए एक्यूरेट सूचना होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप अपने काम में लेट हो जाएंगे, आपके साथ और भी तमाम तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, आपको सही दवा नहीं मिलेगी, आपको नहीं पता आज क्लिनिक खुला है, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि सही सूचना का होना समाज में कितना ज्यादा जरूरी है, ये हमारे निजी जीवन को कितना प्रभावित कर सकता है, ये चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इसलिए ये कि इंफॉर्मेशन की ताकत को समझना चाहिए, और इसीलिए प्रेस जो है, मीडिया जो है, वो इतना ज्यादा जरूरी होता है समाज के लिए कि मीडिया एक्यूरेट सूचनाएं पहुंचाए लोगों तक, ताकि लोगों का जनजीवन सामान्य चलता रहे, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। यही जो मैं कह रहा हूँ, जानकारी यानी इंफॉर्मेशन का अगर थियोरिटिकल देखा जाए, उसको थोड़ा सैद्धांतिक रूप से देखा जाए, तो सूचना ये है कि हमारी दुनिया को और हमारे जीवन को जो चीजें आकार देती हैं, यानी आज दिन भर हम क्या करेंगे इसके इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, आपको इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ कुछ हो रहा है तो आप आए, यही अगर फेक न्यूज रही होती, आप यहाँ तक आते, आपको पता चलता है यहाँ कुछ नहीं है, किसी ने अफवाह उड़ा दी, तो आपका टाइम खराब हो जाता। तो इसलिए इंफॉर्मेशन कितना जरूरी है, ये इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या होता है, इसका एक बहुत मोटा मोटी मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ। ये आंकड़े argweb.com और इंटरनेट लाइव स्टेट में आपको मिल जाएंगे, इसके अलावा बहुत सारे सोर्सेज हैं। ये एक मोटा मोटी आंकड़ा 2022 का है कि सोशल मीडिया में कितना प्रेजेंस है हमारे देश का और दुनिया भर में। 9 अरब अनुमानित जो सर्च है वो हर दिन गूगल पे, यानी गूगल में पर डे 9 अरब के अराउंड सर्च होता है। मुझे लगता है कि हम में से आधे से ज्यादा लोग या लगभग सारे लोग दिन भर में 100 से ज्यादा सर्च तो गूगल पे कर ही डालते होंगे। गूगल मैप्स यूज करते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाना है तो उसको गूगल किए, कुछ जानना है तो गूगल की, यानी गूगल की अहमियत कितनी ज्यादा है हमारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में, ये आप इस आंकड़े समझ सकते हैं। 50 करोड़ लोग रोजाना इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रहे हैं और इंस्टाग्राम विजिट करते हैं। ये आंकड़ा मोटा मोटी है कि सोशल मीडिया में हमारी उपस्थिति क्या है। 7600 ट्वीट हर सेकेंड, यानी 7600 ट्वीट होते हैं हर सेकेंड, ये एक आंकड़ा है ट्विटर पर। 1 अरब घंटे के वीडियो यूट्यूब पर देखे जाते हैं रोज, यानी रोज का अगर आंकड़ा देखा जाए तो यूट्यूब पर लोग 1 अरब घंटे के अराउंड रोज देखते हैं लोग यूट्यूब। 100 अरब मैसेज व्हाट्सएप पर डेली कहेंगे, लोग इतने ज्यादा व्हाट्सएप यूज करते हैं, 100 अरब मैसेज पर डे व्हाट्सएप में भेजे जाते हैं। 1.9 अरब लोग फेसबुक का पर डे यूज करते हैं। ये एक मोटा मोटी आंकड़ा है ये समझने के लिए कि हमारे जीवन में सोशल मीडिया कितना दखल रखता है और हम कितना ज्यादा सोशल मीडिया पर अपने निजी जीवन की चीजें जानने समझने के लिए, सूचनाएं देने, आदान प्रदान करने के लिए, मैसेजिंग के लिए यूज करते हैं। आप इस आंकड़े से समझ सकते हैं। एक ये सबसे पहली चीज कि आप में से फेक न्यूज के बारे में इसके पहले कितने लोग जानते रहे, इसके बारे में जानते हैं, कितने लोगों ने नाम सुना है इसका, या कि इसके बारे में कुछ भी आपने कभी जाना समझा है, कितने लोग हाथ खड़ा करें फेक न्यूज के बारे में। आप पहली बार सुन रहे हैं फेक न्यूज, इसके पहले आपने फेक न्यूज का नाम नहीं सुना? अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। ये मोटा मोटी उसके लिए है कि हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया, दीज आर द मोस्ट यूजेबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले हमारे डेली लाइफ में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं बार बार इस चीज पर इसलिए जोर दे रहा हूं कि आप लोग ये समझिए कि फेक न्यूज कहीं बाहर से नहीं आती है, और फेक न्यूज सिर्फ वही नहीं होती है जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हो। जैसे हमारे दिमाग में एक सबसे ज्यादा जो चीज सबसे ज्यादा चलती है कि फेक न्यूज वही है जिसमें या तो हिंदू मुस्लिम होगा, या तो उसमें पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा होगा कि वहां मोदी चुनाव जीत गए, या कि राहुल गांधी ने ये कह दिया, या कि अखिलेश यादव ने कह दिया, कि अशोक गहलोत ने ये कह दिया, आज सचिन पायलट ने ये कह दिया। सिर्फ पॉलिटिकल या रिलीजियस या कम्युनल ही नहीं होती है फेक न्यूज। फेक न्यूज जो होती है वो इससे बहुत आगे की चीज होती है, और वो यही से आती है। जैसे हमारे जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है
सबसे पहला जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो हमारी फैमिली होती है, हमारी सोसाइटी और हमारी फैमिली होती है सबसे जल्दी, क्योंकि हमारी डेली लाइफ की जो चीजें होती है हमें वहीं से पता चलती हैं। आपके पड़ोसी ने कुछ कहा कि अच्छा वहाँ ये हो गया था, हम गए थे, अरे परसों, अरे क्या बताएं वहाँ बहुत बवाल हो गया, एकदम ये कर दिया, एकदम वो कर दिया, वो सबसे पहला सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है आपका। अच्छा आप गए थे, आप वहाँ थे परसों, अरे हम गए थे वहाँ, रैली ये हो गया वो हो गया, या कुछ भी ऐसा, आपकी फैमिली उसके बाद। देन दोस्त रिश्तेदार जो मैसेज को फॉरवर्ड और शेयर करते हैं, हम सबके फैमिली ग्रुप होते हैं, दोस्तों के ग्रुप होते हैं, रोज दिन वहां ऐसी चीजें आती रहती हैं, अच्छा देखो ये यहाँ ये हो गया वहां वो हो गया, है ना। उससे बहस भी करते हैं लोग, अरे क्या बोल रहे हो तुमने, तो गलत है, मैंने ऐसा नहीं सुना, तो मैंने ऐसा हुआ है, हमको किसी और ने भेजा है आपके देख के। सोशल मीडिया में ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं और रोज दिन वहां ऐसी चीजें आती ही आती हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून मैसेजेस के अलावा दिन भर में, है ना। ऐसे मैसेज 25 बार शेयर करिए तो ये हो जाएगा, 20 बार शेयर करिए तो ये हो जाएगा, है ना। देखो इसराइल में ये हो गया, देखो यहाँ ये हो गया, ऐसे बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं। सोशल मीडिया पर शेयर की गई सूचना, समाचार, वीडियो पोस्ट दिन आता है। समुदाय या समाज के नेता, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, जो रिलीजियस लीडर हैं हमारे, वो होते हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। धार्मिक नेता, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, रेडियो जो हम सुनते हैं। देन आता है टीवी, न्यूज़पेपर, ब्लॉग, पॉडकास्ट। पॉडकास्ट भी आप में से बहुत सारे लोग सुनते होंगे, पॉडकास्ट भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये मेनली हमारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिनसे हम दिन भर में सूचनाएं लेते रहते हैं। इन सूचनाओं का अलग अलग तरीके से हम इस्तेमाल भी करते हैं, इसीलिए हमारा बिहेवियर भी उनकी वजह से अलग अलग होता है। जो हमें यहाँ से मिलती है, फिर हम उसके बाद अपनी आगे की स्ट्रेटजी बनाते हैं। अब जो सूचनाएं हमने दिन भर में इकट्ठी की इन अलग अलग जगहों से, मैं यही कह रहा हूँ, उस चीज को अप्लाई करिए अपने जीवन में, और आप एक दिन दो दिन इस चीज को थोड़ा कंसंट्रेट होकर के सोचेंगे, तो आप पाएंगे कि दिन भर में आप जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा रुक करके उसको क्रिटिकल थिंकिंग से सोचेंगे, तो आप पाएंगे कि उसमें दो तरह की सूचना है। एक है अच्छी सूचना, जिसको हम गुड इंफॉर्मेशन कहते हैं, जिसको हम यूजफुल इंफॉर्मेशन कहते हैं। उससे क्या होता है, आप जानकार बनते हैं, जानकारी के साथ फैसले लेते हैं। आप क्या पोस्ट करने जा रहे हैं, किसी पोस्ट में क्या कमेंट करने जा रहे हैं, अपनी क्या राय देने जा रहे हैं, एक तो ये। और उसका जो सच है वो परखने के बाद ही आप सूचना को आगे शेयर कर रहे हैं किसी के पास। समाज में आपसी विश्वास भी उससे बनता है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आज की डेट में। आज की डेट में फेक न्यूज अगर सबसे ज्यादा किसी चीज को प्रभावित कर रहा है, तो वो हमारी सोशल ऑर्गन है, हमारे सामाजिक जो सौहार्द है। उससे दिक्कत क्या हो सकती है, उससे रुकावट आ जाती है। आपको किसी ने कहा है कि आज क्लिनिक बंद है, कहीं किसी ने सोशल मीडिया में, जैसे अभी कल ही हम लोग एक न्यूज पर काम कर रहे थे कि पैरासीटामोल की 500 mg की जो टैबलेट आ रही है उसमें प्रॉब्लम हो गई है, अगर आप उसको यूज करेंगे तो वो आपके हार्ट में प्रॉब्लम कर रही है, और हार्ट से रिलेटेड उससे समस्याएं आ रही हैं। हमने उसकी फैक्ट चेकिंग की, पैरासीटामोल के एमडी अधिकारियों से बात की, डॉक्टरों से बात की, और वो सारा करके फैक्ट चेक बनाया। लेकिन वो इतना ज्यादा वायरल हो गई है कि अब लोग 500 mg की दवा लेने से डर रहे हैं पैरासीटामोल की। तो उससे दिक्कत ये हो रही है कि रुकावट आ रही है, उससे प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। लोग एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड देखते हैं और उस पर यकीन कर लेते हैं, उससे अव्यवस्था फैल रही है समाज में, लोग, हिंसा फैलती है समाज में, हमारा सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब होता है उससे, उससे घबराहट होती है लोगों में और हिंसा होती है। ये फेक न्यूज के दुष्परिणाम है। तो इसलिए खबरों को वेरीफाई करने के बाद हमें अच्छी खबरें अगर हम लेते हैं तो ये फायदा है, और ये नुकसान है हमारे साथ। ये झूठी सूचनाओं के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, हम सब जानते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज्यादा बात मुझे करने की जरूरत है कि फेक न्यूज के क्या दिक्कतें हैं, क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या हो रहे हैं आज की डेट में, कितना फेक न्यूज का स्केल बढ़ चुका है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एक वीडियो है, आप लोग इसको देखिए और फिर इस पर हम बात करेंगे कि इस वीडियो का क्या इस्तेमाल होगा। एक वीडियो है कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, और फिर क्या होगा आप लोग।
ये पढ़िए आप लोग। It takes only a moment to kidnap a child from the streets of Karachi. उसके बाद ये सारा आंकड़ा है और तमाम सारी चीजें हैं। ये वीडियो कराची शहर का है, पाकिस्तान का एक शहर है कराची। 2017 का ये वीडियो है। इसमें आप सबने देखा कि एक सीसीटीवी वीडियो है, कुछ बच्चे गली में खेल रहे हैं, एक बाइक सवार आता है, बच्चों को लेकर चला जाता है। ये वीडियो को एडिट करके इसका एक वर्जन हमारे देश में, हमारे अपने मुल्क में वायरल हुआ। इसके जरिए हर जगह बच्चों के अपहरण का डर फैलाया जा रहा था और इसका असर क्या हुआ, वीडियो वायरल हो गया। भारत के कई राज्यों में बच्चा चोरी की आशंका में कई लोगों पर भीड़ के जानलेवा हमले हुए। पिछले कई सालों से एक ट्रेंड ये हुआ, पिछले 3-4 सालों से उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान में भी कुछ केसेस हुए, मध्य प्रदेश में हुए, महाराष्ट्र में हुए। बच्चा चोरी की घटनाएं क्या, फेक न्यूज, बच्चा चोरी से जुड़ी तमाम तरह की खबरें, फेक न्यूज वायरल हुई और कई मानसिक विक्षिप्त लोगों को, कई ऐसे लोगों को जिन पर लोगों को संदेह हुआ, ऐसे लोगों के साथ मॉब लिंचिंग हुई, उनको मारा गया। लेकिन अभी तक का आंकड़ा ये है कि कोई भी ऐसी ऑफिशियल ना तो रिपोर्ट दर्ज हुई है, ना ही कोई ऐसा मामला पूरे देश में कहीं भी सामने आया है। पुलिस में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जहां पर पुलिस ने ऐसा कहा हो कि हाँ ये एक मामला हमने पाया, इसमें बच्चा सच में बच्चा चोरी हुआ और इसको हमने पकड़ लिया। ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ अफवाह पर। अब इसका असर क्या हुआ आप देखिए। ये एक कैंपेन ये लोग पाकिस्तान में चलाते हैं, वहां भी इस तरह घटनाएं थी। ये कैंपेन कि बच्चों को इस तरह अकेला ना छोड़े, उन्हें निगरानी में खेलने दें, नहीं तो ये कितना कम समय लेता है इस तरह की घटनाएं होने में। बाद में उन लोगों ने वापस आए और एक प्ले कार्ड उन्होंने दिखाया कि वो लोग क्या कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ी घटना हुई थी असम में। इसी वीडियो के वायरल होने के बाद असम में एक पत्रकार थे, ये नीलोत्पल दास और अभिजीत नाथ, डिजिटल क्रिएटिव जर्नलिस्ट थे। इन दोनों को गुवाहाटी में मार दिया गया जब वो एक गांव में रुके थे, गांव में रास्ता पूछ रहे थे लोगों से। गांव के लोगों ने समझा कि वो किडनैपर्स हैं। ये बहुत बड़ी घटना हुई थी और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई देश में। आप ये समझिए कि एक छोटा सा वीडियो जो किसी और देश का है, जो किसी और कॉज के लिए, किसी दूसरे किसी अच्छे काम के लिए वीडियो बनाया गया है, लोगों को जागरूक करने के लिए, लेकिन उस वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा कैसे एडिट किया गया, वो पोस्टर वाला हिस्सा कट कर दिया गया और सिर्फ ये दिखाया गया कि कैसे ये बच्चा चोरी हो रही है और उस वीडियो से हमारे अपने देश में किस तरह की दिक्कतें हुई और फिर आपके सामने है परिणाम कि ये सोसाइटी में कितना असर इसने डाला। फेक न्यूज का साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या हो सकता है, ये आप इस न्यूज से समझिए। कोविड-19 2-2.5 सालों से बहुत कायदे का कोविड-19 लॉकडाउन हम लोगों ने झेला, देश के अलग अलग हिस्सों में हम सब उससे पीड़ित रहे। लेकिन कोविड-19 के टाइम पर फेक न्यूज का क्या असर था, फेक न्यूज ने कैसे साइकोलॉजिकली, एक मैंने आपको दिखाया कि फिजिकली क्या असर उसका रहा कि बच्चा चोरी से जुड़ा वीडियो शेयर हुआ, लोगों ने उसको मान लिया सही और फिर देश के अलग अलग हिस्सों में मारपीट और मॉब लिंचिंग होनी शुरू हो गई। दूसरा मैं आपको साइकोलॉजिकल बता रहा हूँ एक एग्जांपल। कोविड-19 के समय में इतना ज्यादा लोगों के बीच में फेक न्यूज फैली और साइकोलॉजिकली लोग इतना परेशान हुए कि टीवी पर मौत और डराने वाली खबरें सुनने के बाद एक माँ बेटी ने खुद को 3 साल तक कमरे में बंद कर दिया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, आप लोग इसको देखिएगा, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, सर्च करिएगा गूगल पर। ये बिल्कुल 3 साल तक एक माँ बेटी घर में बंद रहे। अत्यधिक भय ने उन्हें 3 साल तक अपने घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल फियर इतना ज्यादा था, वरना तो पूरी दुनिया सड़कों पर थी, लोग चल रहे थे, फिर रहे थे, जिनके पास सही सूचनाएं पहुंच रही थी वो अपडेटेड थे। लेकिन जिनके पास सही सूचना नहीं थी उसका साइकोलॉजिकल असर लोगों के दिमाग में हुआ कि कोविड कितना ज्यादा असरदार हो सकता है, 3 साल तक वो लोग अपने घर में बंद रहे। ये है फेक न्यूज का साइकोलॉजिकल इफेक्ट। इसका इकोनॉमिकल इफेक्ट क्या हो सकता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अलग अलग हिस्सों में ये अलग अलग तरीके से अपना प्रभाव डालता है। आर्थिक जगत में भी इसका नुकसान है। व्हाट्सएप पर शेयर की गई एक अनवेरिफाइड लिंक के जरिए एक शख्स ने उनकी बैंक अकाउंट डिटेल्स हासिल करके जालसाजी की। बहुत सारे इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं आजकल। व्हाट्सएप कॉल्स का एक अभी रिसेंट में बूमलाइन ने बहुत अच्छी रिपोर्ट की थी कि व्हाट्सएप कॉल्स के जरिए किस तरीके से लोगों को फंसाया जा रहा है। उनसे उनकी, आप लोगों ने एक बहुत अच्छी सीरीज भी इधर बीच आई थी जामताड़ा, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी उन्हें देखनी चाहिए कि किस तरीके से डिजिटल फ्रॉड किया जाता है लोगों को। सिर्फ एक स्पैम लिंक आपके पास आएगा, अगर आपने वो क्लिक कर दिया तो आपका पूरा डेटा हैक हो जाएगा। आप कैसे, आपका सारा सिस्टम एक्सेसिबल हो जाएगा,
हैकर्स के लिए, और आपकी बैंक अकाउंट की जानकारियां, आपकी तमाम निजी जानकारियां, ये सारी हो जाती है। फिर कैसे आपको ब्लैकमेल किया जाता है। व्हाट्सएप कॉल्स में अभी रिसेंटली एक नया ट्रेंड आया है कि कैसे इंटरनेशनल नंबर के जरिए, या कि अब नेशनल नंबर भी आने लगे हैं, एक वीडियो कॉल आपके पास आएगा। आपने अगर जाने अनजाने में वो वीडियो कॉल क्लिक कर दिया तो आपका एक बहुत छोटा सा वीडियो बन जाएगा। आप मान के चलिए तुरंत कट भी कर दिया, किसी से बात नहीं किए, फिर आपको उसके बदले में ब्लैकमेल किया जाएगा कि आपका एक सेक्सटॉर्शन आपके साथ किया जाएगा, आपका एक अश्लील वीडियो बन गया है, अब आपको पैसे मांगे जाएंगे, अदरवाइज आपका वीडियो वायरल कर देंगे। तो इस तरह की ब्लैकमेलिंग भी बहुत आम हो चुकी है अब, जो कि हर दूसरे तीसरे दिन इसका शिकार लोग होते रहते हैं। बैंक से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, ऐसी बहुत सारी आर्थिक, क्योंकि नीड है सबको, जानते हैं कि हर तीसरा आदमी लोन ले रहा है, हर तीसरा आदमी को पॉलिसी लेनी है, बीमा करवाना है। तो ये भी सावधान रहने की जरूरत है कि किसी भी अनवेरिफाइड लिंक को क्लिक नहीं करना है। कहां से वो आ रहा है, उसका सोर्स क्या है, कौन उसको भेज रहा है, कैसा कॉल आ रहा है आपके पास, आप किस ग्रुप में जुड़ गए हैं, व्हाट्सएप के किसी नए ग्रुप में जुड़ गए हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो इस तरह की समस्याएं भी हो रही हैं। इन समस्याओं से हम कैसे टैकल करेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे, हम इस पर भी बात करेंगे। लिंक सही है या गलत, ये तस्दीक के बगैर बैंकर ने, ग्राहक ने अपनी सभी जानकारियां दे दी और इससे उसको 9 लाख रुपए का नुकसान हुआ। दिस इज हिंसा आप सब देख सकते हैं किस तरीके से एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड के बाद कैसे हिंसा हुई। ये तमिलनाडु का घटना है, इसमें एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड हुआ और उसके बाद फिर वहां पर वायलेंस कैसे क्रिएट हो गया। ये मैं कुछ आपको एग्जांपल मैंने आपको दिए। अब इसमें दो तरीके की चीजें हैं कि जरूरी नहीं है कि सारी खबरें जो हमारे पास आती हैं वो किस तरीके से आ रही है। फेक न्यूज में 2-3 टाइप्स होते हैं। फेक न्यूज एक बड़ा टर्म है, उसमें दो, जैसे एक होती है मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन क्या होती है? ये वो सूचना होती है जो है तो झूठी, गलत है, फैक्चुअली गलत है, फैक्ट नहीं है, लेकिन इसे जो शेयर करने वाला व्यक्ति है उसको लगता है कि ये सच है। ऐसा होता है कि आप अगर उसको फैक्ट चेक करेंगे तो वो गलत है, लेकिन मैंने आपको इस उससे भेजा है कि ये सही है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा क्यों लगता है, उसके भी कई कारण हो सकता है मेरा पूर्वाग्रह हो, मुझे पहले से मैंने ये मान लिया है कि नहीं ये तो सच ही होगा, कि फलाने कर रहे हैं तो सही ही होगा, वो कर उन्होंने बोल दिया तो मतलब सही होगा, उनसे आगे कौन है। ये पूर्वाग्रह है कि आप किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को, किसी वेबसाइट को, किसी को ऐसा मान रहे हैं कि उन्होंने बोला है। तो एक होती है मिस इन्फॉर्मेशन, वह सूचना जो झूठी है लेकिन इसको शेयर करने वाले को लगता है कि ये सही है। दूसरी होती है डिस इन्फॉर्मेशन। ये बहुत बेसिक है लेकिन इसको ध्यान रखना चाहिए कि व्हाट इज मिस इन्फॉर्मेशन एंड व्हाट इज डिस इन्फॉर्मेशन। तो डिस इन्फॉर्मेशन इज कि जो सूचना झूठी है और जो व्यक्ति इसको फैला रहा है या भेज रहा है उसको ही पता है कि ये झूठा है, लेकिन वो इसको किसी खास इरादे से भेज रहा है, वो इसे जानबूझ करके भेज रहा है। तो इसका मतलब कि इसके पीछे कोई प्रोपेगेंडा है, इसके पीछे कोई मकसद है, उसको पता है कि ये गलत है। ये काम जो आईटी सेल करता है, अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग लोगों के जो आईटी सेल होते हैं, दे नो कि ये गलत है, वो खुद ही उसको बना रहे हैं, उसको गलत तरीके से समझ, गलत डेटा दे रहे हैं, गलत वीडियो ऐड कर रहे हैं। जैसे जिसने भी वो कराची का वीडियो शेयर किया उसको पता है कि वो गलत है, उसने वो हिस्सा कट किया उसका, उसके बाद उसको शेयर किया, तो वो होती है डिस इन्फॉर्मेशन। ये थियरेटिकल है थोड़ा, जो मीडिया स्टूडेंट है या जो मीडिया के लोग हैं उन्हें ये चीज समझनी चाहिए कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन में फर्क है। और जरूरी नहीं है कि हर बार जो आदमी इसको भेज रहा है वो ये जान ही रहा है कि ये गलत है, हो सकता है किसी ने अनजाने में भेज दिया हो, ये मान के कि ये सही हो सकता है। तो इसके बहुत सारे वो हैं। दो चीजें ये हैं, एक न्यूज होती है और एक ओपिनियन होता है। हमें ये भी समझना चाहिए, हर बार ये जरूरी नहीं, हम ओपिनियन को भी न्यूज मान लेते हैं कई कई बार, कि ओपिनियन भी न्यूज हो सकता है, या न्यूज और ओपिनियन में फर्क क्या है। ये बस एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। एक खबर है कि 1 से 8 मार्च तक सरकार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मनाएगी। ये खबर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने जारी की। क्या है ये, आपको क्या लगता है, ये न्यूज है कि ओपिनियन है? न्यूज है। क्या है, न्यूज है ओपिनियन? न्यूज है। न्यूज है, ये न्यूज है। सीधे सीधे से बता रहे भाई कि पीआईबी ने जारी किया है 1 से 8 मार्च तक सरकार इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाएगी। दूसरा है कैंसर की दवाओं को सस्ता बनाने की जरूरत। ये क्या है, हिंदू का ओपिनियन है, ये न्यूज नहीं है, ये एक ओपिनियन है। इसके अंदर राय दी गई है अपनी कि मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जरूरत है और इसकी जरूरत क्यों है, कैसे है,
क्या किया जा सकता है, ये एक ओपिनियन है। तीसरा है जाने की कार्यबल यानी वर्कफोर्स जो है उसमें महिलाओं की संख्या में कमी की वजह क्या है, ये क्या है, ओपिनियन है कि न्यूज है? सर्वे, एक तरह का सर्वे है, लेकिन इसमें भी ओपिनियन ही है, क्योंकि इसमें कोई एक आदमी ये आपको बता रहा है कि आप ये जानिए कि वर्कफोर्स जो हमारे देश में या दुनिया भर का जो भी इसमें आंकड़ा प्रयोग किया गया होगा उसमें महिलाओं की संख्या कम क्यों है, इसका क्या कारण है। तो उन्होंने अपने कुछ कारण बताए होंगे, हो सकता है किसी और के हिसाब से कुछ और भी कारण हो सकते हैं, तो ये भी एक ओपिनियन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना बहुत जरूरी है कि जब भी हम कोई खबर पढ़ रहे हो तो उस खबर में ओपिनियन क्या है और खबर क्या है, ये भी बहुत जानने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो अपना माइंडसेट बनता है वो उस खबर को पढ़ करके बनता है। तो हम कहीं किसी के ओपिनियन को सच मान करके अपना ओपिनियन ना बना लें, इसलिए ये सावधान रहने की जरूरत है कि जब भी हम कुछ पढ़ें उसमें खबर कितनी है और ओपिनियन कितनी है ये भी हम जाने। ये पत्रकारों के लिए है कि जो लोग न्यूज रिपोर्टर्स हैं, जो लोग रिपोर्टिंग करते हैं, जो लोग मीडिया स्टूडेंट हैं, वो भी ये चीज को समझे कि न्यूज और ओपिनियन में हमेशा फर्क करना चाहिए। न्यूज को न्यूज की तरह रहने दें, ओपिनियन को ओपिनियन की तरह रहने दें, और न्यूज और ओपिनियन में हमेशा अंतर को पहचाने। न्यूज रिपोर्टिंग आपको जानकारी देने के लिए है, उसमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ जानकारी होती है ताकि आपको किसी भी घटना के बारे में पता रहे, और जो राय होती है, जो ओपिनियन होता है, आपको उस जानकारी के बारे में अपना मन बनाने के लिए मदद करता है। जैसे कि कर्नाटक में चुनाव के परिणाम आ जाने हैं, काउंटिंग जारी है, शाम तक रिजल्ट आ जाएंगे, कोई जो भी जीतता है, राजनीति कांग्रेस जीतती है, भाजपा जीतती है, जो भी जीतता है, आपने शाम में खबर बनाई कि 117 सीटों के साथ बहुमत के साथ कांग्रेस ने सरकार बना ली, ये है खबर। दूसरी आपने उसी के बगल में खबर लिखी, जाने कैसे कांग्रेस ने कर्नाटक में बनाई सरकार, क्या है इसके मुख्य कारण, ये ओपिनियन है, ये खबर नहीं है, ये ओपिनियन है ना। ये आपको आपका मन बनाने में, राय बनाने में हेल्प करेगा कि अच्छा हाँ हमको पता चलेगा क्या क्या मुख्य कारण थे, कैसे हुआ कैंपेन, कैसे हुआ, क्या ग्राउंड में क्या स्थितियां थी, है ना, कैसे कैसे वोट मैनेजमेंट हुआ। तो ये कुछ चीजें न्यूज हमें बताती है कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, और ओपिनियन क्या हुआ, इसका विश्लेषण है कि ये जो हुआ ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, किसने किया, किस तरह से किया, कितनी बार किया, व्हाटएवर। तो जो ओपिनियन होता है ये उस न्यूज के बारे में ये बताता है कि ये कैसे हुआ। न्यूज ये मानती है कि फैक्ट जो होते हैं अपने लिए खुद बोलते हैं। आप फैक्ट रख दीजिए, आप फैक्ट का एनालिसिस करिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन ओपिनियन जो होता है जानकारी के साथ तर्क, उसके साथ आपको लॉजिक भी यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप ओपिनियन को सच मान सकते हैं। तो ये कुछ अंतर है न्यूज और ओपिनियन में। उसके बाद ये फिर से मैं आपको दे रहा हूँ एक छोटी सी एक्सरसाइज, इसमें आप बताइए कि कैबिनेट ने रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। न्यूज है ये, हाईलाइटेड है, ये न्यूज है, इसमें कुछ भी इधर उधर नहीं, कोई ओपिनियन नहीं है, सीधा सपाट एक न्यूज है। दूसरा, भारत की अर्थव्यवस्था बाकी दुनिया की तुलना में ज्यादा लचीली क्यों है हमारी अर्थव्यवस्था, ये अगर आप पढ़ें तो ये समझ लें कि ये ओपिनियन है, दिस इज नॉट अ न्यूज, दिस इज ओपिनियन। चीन की जगह भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश होगा, ये न्यूज है, इसमें एक फैक्ट देगा ना, ये चीन के बाद भारत दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश होगा, ये न्यूज है। इसमें एक फैक्ट है कि चीन की आबादी इतनी है और इसकी तुलना भारत की आबादी अगर देखें इतनी है, इसलिए भारत ज्यादा आबादी वाला देश होगा, ये न्यूज है। तो इस चीज को लगेंगे, इसमें बहुत सारी चीज आनी पड़ेगी, लैपटॉप का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, गूगल का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, कुछ नहीं करना होता है। सबसे जरूरी चीज जो होती है वो होती है आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो, कोई भी मैसेज, कोई भी फॉरवर्ड आपको अपने लिए, अगर आप जर्नलिस्ट हैं, कोई खबर लिखना चाहते हैं तो अगर उसको वेरीफाई करना चाहते हैं, या कि आप एक सोशल मीडिया यूजर हैं, आपको ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी कोई ऐसी फोटो वीडियो मिलती है तो आपको लगता है कि गलत हो सकती है या कि मुझे चेक करना चाहिए, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, यू नीड टू ऑब्जर्व केयरफुली, आपको बहुत ध्यान से सबसे पहले उसको देखना है। मैं फैक्ट चेकिंग करता हूं दिन भर में, अगर मुझे 5 ऐसे पोस्ट या वीडियो फोटो कुछ भी मिलते हैं, मैं 3 उसमें बिना किसी टूल का यूज करते हुए फैक्ट चेक कर देता हूं, क्योंकि मैं सबसे पहले उसको ध्यान से देखता हूं। आपको हिंट ऑब्जर्वेशन में ही मिल जाएगा, कोई ना कोई हिंट तो मिल ही जाता है, फोटो में, वीडियो में, टेक्स्ट में, आपको हिंट सबसे पहले वही से मिलेगा कि इसकी सच्चाई क्या है। ये बहुत पुरानी कहावत है कि जो भी, और हम सब फिल्में, बहुत सारी सीरीज सब देखते रहते हैं
कि जो भी अपराधी होता है वो अपराध के निशान वहीं कहीं छोड़ देता है। आप कर रहे हैं वेरिफिकेशन, यू आर बिकमिंग अ वेरिफिकेशन जर्नलिस्ट। वेरिफिकेशन का सबसे बेसिक प्रिंसिपल होता है यू नीड टू ऑब्जर्व, आपको ध्यान से सबसे पहले देखना है। अगर वहां से बात नहीं बनती है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम टूल्स को यूज करेंगे। लेकिन सबसे पहले जैसे ये खबर दिखे उस पर तुरंत भरोसा ना करें। सबसे पहले तो थोड़ा रुकें, ध्यान से देखें, फिर निर्णय लें यह खबर या सूचना भरोसेमंद है या नहीं। देन क्रिटिकल थिंकिंग, वही जो मैंने कहा कि अपनी सोच को भीड़ के साथ, जो भीड़ की सोच है वो अपनी सोच नहीं बनाएंगे। हम अलग हैं, यूनिक हैं। एक तो मीडिया प्रोफेशनल है, मीडिया स्टूडेंट्स है, हमारा काम है लोगों तक सही सूचना पहुंचाना। या कि आप एक जागरूक नागरिक हैं, जागरूक सोशल मीडिया यूजर हैं, किस पर भी आपका काम है लोगों तक सही सूचना पहुंचाना। इसलिए जो भीड़ की राय है वो हमारी राय नहीं होगी, हमारी राय अलग होगी। वही जो एक बहुत फेमस फ्रांस के दार्शनिक हुए ने डेकार्ट, कभी समय मिले तो डेकार्ट को पढ़िएगा। डेकार्ट ने कहा था कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। सबसे जरूरी है सोचना। मैं एग्जिस्ट करता हूं, मैं हूं क्योंकि मैं सोचता हूं किसी भी चीज के बारे में। तो क्रिटिकल थिंकिंग पर मैं इसीलिए बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि टूल्स जो होते हैं ना, टूल्स से बता सकते हैं हम आपको। 1 घंटे 1.5 घंटे में टूल्स रटा नहीं सकते या उसको समझा नहीं सकते। टूल्स सीखना आपका काम है। मैं आपको टूल्स के बारे में बता सकता हूँ, कैसे उन्हें यूज करना है मैं ये बता सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस आपको ही करनी है। अपने डेली लाइफ में उन्हें आपको ही इम्प्लीमेंट करना है। आपको हर टूल के बारे में जानकारी खुद से ही रखनी होगी। और बहुत कुछ कठिन काम नहीं है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में टूल समझें। लेकिन टूल से ज्यादा जो जरूरी चीज है समझना वो है क्रिटिकल थिंकिंग। अपने बायस छोड़ दें, अपने पूर्वाग्रह हमें किनारे कर दें, खबर को खबर की तरह लें, ओपिनियन को ओपिनियन की तरह लें, न्यूज और ओपिनियन में डिफरेंस करें, कैसे ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप करें। सबसे ज्यादा जरूरी काम यही है। और यही हमें सबसे ज्यादा उबाऊ भी लगेगा कई कई घंटे, अरे क्या मतलब ठीक है हो गया, नहीं, ये बहुत जरूरी चीज है। और बीइंग अ मीडिया प्रोफेशनल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हम सोचें, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें, तभी हम एक इंडिपेंडेंट न्यूज या इंडिपेंडेंट जानकारी लोगों तक पहुंचा पाएंगे। कुछ ये पॉइंट्स हैं, आप इनको देखें। क्रिटिकल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फैक्ट चेकिंग, बहुत जरूरी है। आप अगर बायस लेकर के फैक्ट चेकिंग करने जाएंगे आप नहीं कर पाएंगे, आपको आधे ज्यादा फैक्ट नहीं पता। किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट, किसी भी क्लास, किसी भी जेंडर, किसी भी एरिया, किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री, किसी भी तरह का कोई भी बायस अगर आपके अंदर है, आप फैक्ट चेकिंग नहीं कर सकते क्योंकि आपके फैक्ट चेक में बायस आ जाएगा। आप उस चीज को वैसे देख ही नहीं पाएंगे, सोच ही नहीं पाएंगे, तो वो फैक्ट चेकिंग आपका फिर सही रहेगा नहीं। आप उसका फैक्ट ही नहीं पढ़ पाओगे, या फैक्ट पढ़ भी लोगे तो आप उसको यकीन नहीं करोगे। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ है। सोशल मीडिया में आप लोग कई सालों से हैं, हम लोग कई कई बार किसी फेसबुक पोस्ट में किसी कमेंट करने लगे, कमेंट पे बहस हो जाती है कि अरे नहीं ये सच है, वो कहता है नहीं मैंने देखा ये सच है, वो मानने को तैयार ही नहीं, उसको कितने भी फैक्ट दे दो। तो जो लोग आंख मूंद करके यकीन कर लेते हैं किसी चीज पर, उनका तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए, यही मेरा कहना है। दूसरा वही कि हम दूसरों को खुश करने के लिए, उनके साथ तालमेल बैठाने के लिए, और लोग हमें अपना लें, हम उनके साथ ऐसा महसूस करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। हम सबको खुश करने के चक्कर में नहीं पड़ना है हमें। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सबको खुश करने वाली सबने देखी होगी। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक फादर और उसका बेटा दोनों गधे में जा रहे होते हैं, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो लोग बोलते हैं कितना बेशरम है, अपना गधे पे सवार है और बूढ़ा बाप वो पैदल चल रहा है। तो आजकल के युवा अपने के बड़ों का सम्मान ही नहीं करते हैं। तो फिर बाद में कहता अच्छा लोग सही बोल रहे हैं जी, आप आ जाइए मैं नीचे चलता हूँ, वो उतर जाता है। तो लोग कहते हैं कि देखो इसको कितना कठोर बाप है, अपना जो है गधे में बैठा है, वो बेचारे बच्चे को पैदल चला रहा है। कहता है बात तो सही है आप। तो कहता है कि अच्छा एक काम करो बेटा, तुम भी ऊपर आ जाओ, दोनों बैठ जाते हैं गधे पे। तो कहते हैं लोग कह यार कितने बेशरम है, उस बेचारे गधे की जान लिए पड़े हैं, दोनों उसी बेचारे बैठ गए हैं। तो दोनों कहते हैं हाँ यार सही, आप दोनों परेशान क्या करें, तो दोनों उतर जाते हैं। कहते कितने मूर्ख हैं, दोनों पैदल गधे को ऐसे ले जा रहे हैं। तो कह रहे हैं उनके पास गधा है फिर भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि यार क्या करें, मतलब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप कुछ भी कर लें, कैसे भी कर लें, कोई ना कोई तो लोग कहते ही हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट हमें अपनी इंडिपेंडेंट सोच डेवलप करनी है। हमें अपने
जो रिसोर्स हैं इंफॉर्मेशन के वो डेवलप करने हैं। हम कहाँ से सूचनाएं लेंगे, कैसी सूचनाएं लेंगे, उन सूचनाओं को कैसे वेरीफाई करेंगे, क्या टूल्स होंगे, न्यूज और ओपिनियन में कैसे फर्क करेंगे, और कैसे एक क्रिटिकल थिंकर, इंडिपेंडेंट क्रिटिकल थिंकर बनेंगे, ये हमें करना है। लोग तो वो तो कहेंगे, तो उसका एक यही सॉल्यूशन है कि आपको अपने सोर्सेज पर काम करना चाहिए, अपने सोर्सेज को वेरीफाई करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पूर्वाग्रह और बायस पर मैंने बात की, ये कुछ चीजें हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि इससे दूर रहने के लिए फिर हम लास्ट उसमें आएंगे कि कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि कैसे हम फैक्ट चेक करते हैं। फैक्ट चेकिंग जो लोग करना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, जो लोग प्रोफेशनल फैक्ट चेकर बनना चाहते हैं, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, और कुछ बेसिक्स। पूर्वाग्रह से दूर रहने के लिए सबसे जरूरी चीज है फिल्टर बबल। फिल्टर बबल एक टर्म होता है कि जिसमें आप कुएं का मेढक बन जाते हैं ना, कि जैसे फेसबुक और सोशल मीडिया का एक एल्गोरिदम चलता है। एल्गोरिदम मतलब ये होता है कि आप जो कुछ भी सर्च करते हैं आपके अकाउंट में, आपके सोशल मीडिया अकाउंट में फिर उसी तरह के रिजल्ट्स आते हैं। जैसे अभी कुछ मत करिए, बहुत छोटी सी चीज आपको बता रहा हूँ। आप लोग अपना मोबाइल निकालिए और उसमें सिर्फ इतना सर्च कर दीजिए कि बेस्ट बेस्ट स्पोर्ट्स शूज, या बेस्ट स्पोर्ट्स वियर, या स्पोर्ट्स के लिए अच्छे कपड़े, अच्छे जूते कौन से होते हैं, इतना सर्च कर दीजिए एक बार। और दो चार ब्रांड ऐसे देख लीजिए कि मान चलिए आपको खरीदना है, फिर मत खरीदिए, सिर्फ रख दीजिए। आप जैसे ही 20 मिनट बाद, 10 मिनट बाद अपना कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट खोलेंगे, सारे ऐड आपको वहां सिर्फ स्पोर्ट्स के ही आने शुरू हो जाएंगे। ये कैसे होता है? ये जो एडसेंस काम करता है ना, ये इसको एल्गोरिदम बोलते हैं। आप जैसे यूट्यूब में जाइए और सर्च कीजिए कि कॉमेडी वीडियोस, मान के चलिए एग्जांपल के तौर पर कॉमेडी वीडियो सर्च कीजिए। एक वीडियो, दो वीडियो आपने देखा, बंद करके रख दिया। जैसे ही आप कुछ देर बाद देखेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ कॉमेडी वीडियो ही रिकमेंडेशन में आपके आ रहे हैं। ये कैसे होता है? इसको कौन करता है? ये हवा में तो होता नहीं है, इसके पीछे एक मशीनरी काम करती है। इसको बोलते हैं एल्गोरिदम। तो हमारे सोशल मीडिया में जब हम एक खास तरह के ग्रुप में ही जुड़ जाते हैं तो फिल्टर बबल बोलते हैं कि हमारे फेसबुक में वही लोग जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो वही 10 लोगों का पोस्ट हमेशा दिखेगा, उससे ज्यादा। जबकि आपके फ्रेंड 3,000 लोग होंगे, 3,500, 4,000 लोग होंगे, उनके तो कभी नहीं दिखते, वही 15 लोग हमेशा क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो एक फिल्टर बबल बन जाता है। और आपकी जो इंफॉर्मेशन है हमेशा उन्हीं लोगों से सिर्फ आती है। फिर वही जो पोस्ट करेंगे वही दिखेगा, वही जो कमेंट्स करेंगे वही दिखेगा। तो सोशल मीडिया इज अ फिल्टर बबल। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, ये सब एक फिल्टर बबल की तरह काम करता है कि आपको एक कंफर्टेबल जोन में ले जाके छोड़ देता है। आपको हमेशा वही चीजें दिखती हैं, वही लोग दिखते हैं, उन्हीं के कमेंट्स, उन्हीं के पोस्ट, तो आपका ओपिनियन भी फिर वैसे ही बनता है। इसलिए इस चीज को भी समझें कि आप एक फिल्टर बबल में रहते हैं, इसलिए उस चीज को ध्यान में रख करके ही न्यूज वहां से कंज्यूम करें सबसे पहले। इसके बाद मैंने कहा कि पूर्वाग्रह है। जैसे अब आप एक ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में क्या आपको कोई फर्क दिखाई दे रहा है? क्या फर्क दिखाई दे रहा है? लड़कियां पानी भर रही हैं। ये बहुत बड़ा पूर्वाग्रह इस तस्वीर में है कि लड़के सब स्कूल जा रहे हैं और लड़कियां घर के काम में लगी हुई हैं। तो सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे पूर्वाग्रह हैं जो काम करते हैं, और उन्हीं पूर्वाग्रहों के सहारे फेक न्यूज भी चलती है। मैं बार बार एक शब्द पर जोर देता हूं कि हमारी जो स्थापित चेतना होती है, यानी जो कॉन्शियसनेस हमारी बनी हुई है पहले से ही, सालों से, सदियों से समाज में, उसी चेतना को यूज करके फेक न्यूज बनाई भी जाती है। जैसे अगर ऐसा कोई आदमी है जिसको लगता है ये तस्वीर तो सही है, इसमें क्या गलत है, लड़कियों का काम है घर का काम करना, पानी धोना, खाना बनाना, ये सब करना तो उनका काम है, लड़कों का काम है स्कूल जाना। और अगर उस पर कोई ऐसी न्यूज चली गई तो वो तो कहेंगे कि हाँ उसमें क्या गलत है, तो सही है, लड़कियों हाँ तो उनका तो काम ही है यही करना। लेकिन ये ठीक बात नहीं है। तो बायस ऐसे काम करता है कि जिसमें दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक, अब मैं ये सोसाइटी के बायसेस पर बात कर रहा हूँ कि समाज में हम सब अपने आसपास ऐसे बहुत सारे बायस देखते हैं, और उन्हीं बायसेस से जोड़ करके फेक न्यूज भी बनती है। तो हम सिर्फ टेक्निकल इसको ना समझे कि ये मामला सिर्फ टेक्निकल है, फेक न्यूज कोई बहुत टेक्निकल चीज है जो एडिट करके और ऐसे करके बना दी जाती है। नहीं, फेक न्यूज पर लोगों का यकीन होता है यहाँ से कि जो ये बायस को समझता है। जैसे अगर कोई कम्युनल मैसेज समाज में फैलाया गया कि फलानी जगह हिंदुओं ने, या फलानी जगह मुस्लिमों, या फलानी जगह सिखों ने ये कर दिया,
तो उसको बिना सोचे समझे वही आदमी यकीन कर लेगा जो किसी एक धर्म के प्रति पहले से ही ये मान के बैठा है, हाँ ये तो होते ही ऐसे हैं। समझ रहे हैं ना आपने क्या कहा कि वो बायस जिसके मन में है, तो फेक न्यूज क्यों इतना ज्यादा काम करती है, लोग क्यों शेयर कर देते हैं तुरंत, उनको लगता है कि ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा है तो हुआ ही होगा, उदयपुर में ये घटना है तो हाँ तो हुई ही होगी, जयपुर में ये है तो हुआ ही होगा। तो वो एक बायस जो समाज में लोग पहले से मानते हैं, तो सबसे ज्यादा हमें काम उस पर करना है, तभी हम ये चीज को समझ पाएंगे। तो मैं ये एक एक्टिविटी थी, वही फिर मेरा गांव महान, मेरा देश महान, मेरा जिला महान, मेरा घर महान, मेरे लोग महान, मेरा धर्म महान। वो एक बायस जो काम करता है कि मैं, मेरा, मेरे लिए, मेरा सब कुछ ग्रेट है, बाकी जो है वो सब तो ऐसे ही है। तो एक तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है, ये बायस जो काम करता है हमारे दिमाग में, हमें उस चीज को भी समझना चाहिए। बीइंग इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, बीइंग सिटीजन, हमें ये चीज समझनी चाहिए कि हर चीज इक्वल है, हर चीज में, हर चीज का अपना अपना रोल है इस देश में या समाज में या दुनिया में। तो वो चीज कभी पूर्वाग्रह हमें नहीं रखना चाहिए। क्या आप जो देखते हैं उसे मानते हैं, या आप जो मानते हैं सिर्फ उसे देखते हैं, ये भी बहुत जरूरी चीज है। हम तो देखेंगे ही नहीं, हम तो मान लिए यही है तो हम सिर्फ यही देखेंगे, तुम पूछो कह लो नहीं देखा, हटाओ उसको, हटा दो यहाँ से। हम मानते हैं हम यही देखा, हम यही देखेंगे, ये गलत है। हम जो हम मानते हैं वो नहीं दिख रहा है तो वो हमारे लिए गलत हो जाता है। ये भी बहुत बड़ा बायस है हमारे लिए। तो इन चीजों पर काम करना चाहिए। व्हाट्सएप फॉरवर्ड, और इस पर मैंने आपसे कहा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा कोई भी मैसेज देखें इस जानकारी के पीछे कौन है, किसने ये चीज आपको शेयर की है, इसके पीछे कौन है, इसका सबूत क्या है, और इस जानकारी से जुड़े बाकी सोर्सेज क्या कहते हैं। ये तीन चीजें बहुत जरूरी है, इसको हमेशा हमेशा इंप्लीमेंट करो, हर फैसले पर इंप्लीमेंट करो। क्योंकि आज की डेट में हम लोगों के पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत है, हमारे पास गूगल है, हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास लोग हैं, अखबार है, हम वेरीफाई कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ा टास्क नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है। तीन चीजें हमेशा ये चेकलिस्ट में रखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन है, जानकारी के पीछे कौन है, इसके सबूत क्या है, अन्य सोर्स क्या है। मैं आगे अभी आपको बताता हूँ इसको और कैसे थोड़ा वो कर सकते हैं। जैसे कोई आर्टिकल अगर आपके पास आता है, उस आर्टिकल में ये दो चीजें हमेशा ध्यान दीजिए। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस चीज को हमेशा फॉलो करते हैं, लेकिन करना चाहिए। कोई भी आर्टिकल अगर आपके पास आता है तो उस आर्टिकल में दो चीजें हमेशा होती है। यहाँ पर ये आर्टिकल है, जैसे इसका हेडलाइन है, आर्टिकल के सबसे नीचे जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है बाई लाइन और डेट लाइन। इसको हमेशा ध्यान रखिए। रिटन बाई रॉब वटेवर, जो भी नाम है, इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें नवंबर 6, 2015। ये तो इसका एक छोटा सा सबूत होता है कि भाई इस आदमी ने इसको लिखा है और इस तारीख को ये लिखा गया। बहुत सारे लोग इसी को नहीं देखते हैं, इसीलिए पुराने आर्टिकल को लोग रीशेयर करते हैं, तो मान लेते हाँ ये भी शेयर हो तो सही होगा। लेकिन अगर छोटा सा आप वहां नीचे देख लीजिए तो 2015 का आर्टिकल है, तो आप जाने कि नहीं तो 5 साल 10 साल पुराना आर्टिकल है, ये अभी का नहीं है, और इसको इन्होंने लिखा है, पुराने ने लिखा है। सबसे पहले कोई भी आर्टिकल देखें तो उसका डेट लाइन और बाई लाइन जरूर चेक करें कि उसका क्या हो सकता है। दूसरा, कमेंट्स, मैंने वही आपको कहा, कमेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट की होते हैं। मैं आपको एक फैक्ट चेक दिखाता हूं, अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ये किया एक फैक्ट चेक। ये फैक्ट चेक है, ये फैक्ट चेक मैंने अभी किया था, करीब 1 हफ्ता हो गया इसको। ये अभी हाल ही में आप सब लोग जान रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह को लेकर के एक याचिका कुछ लोगों ने डाली, और उस याचिका पर सुनवाई चल रही थी। उस याचिका के जो 4-5 वकील मिल करके उस केस को लड़ रहे हैं, पहली कर रहे हैं। एक वकील है जिनका नाम है सौरभ कृपाल, बहुत बड़े वकील हैं। इनके पिता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश देश के रहे हैं, बीएन कृपाल। तो ये अपनी जो इनकी सेक्सुअलिटी है, सेक्सुअल पहचान है, वो गे है, एज अ गे ये अपने आप को वो करते हैं और ओपन है। इनका नाम भी प्रपोज है कि देश के पहले गे जज ये बन सकते हैं, ऐसा है, कोलिजन में इनका नाम भी प्रपोज किया। सोशल मीडिया पर जब ये पूरा चालू हुआ, एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो एक वीडियो था, ये एक पर्सन है वो डांस कर रहा है, और अकॉर्डिंग टू द सोशल मीडिया यूजर्स थोड़ा आपत्तिजनक डांस है। ये रील आप सब जानते हैं, तो रील था, ये रील शेयर किया गया, और सौरभ कृपाल के बारे में बहुत आपत्तिजनक डेरोगेटरी रिमार्क्स और ऑब्जेक्शनल रिमार्क्स के साथ ये वीडियो शेयर हुआ कि ये देखिए, ये हैं वकील सौरभ कृपाल, इनकी हरकतें देखिए आप, ये किस तरह का डांस करते हैं, कितने बेगैरत आदमी हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा ऐसा करके
पूरा कैप्शन के साथ ये वीडियो शेयर हुआ सोशल मीडिया पर। बहुत खोजा हमने, बहुत खोजा, रिवर्स में सर्च किया, इसका जितना हो सकता था इससे सारी तरकीबें लगा ली, लेकिन इसमें कुछ नहीं मिल रहा था। अब इसको कैसे वेरीफाई किया जाए? तो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ सोशल मीडिया में जहां जहां ये वीडियो शेयर हो रहा था, इसलिए मैं कहता हूँ उसकी कुंजी वहीं छिपी होती है, कमेंट्स पढ़ने शुरू किए। तो मैं ये काम थोड़ा प्रोफेशनल है, जो लोग प्रोफेशनल फैक्ट चेकिंग करना चाहते हैं, जो लोग फैक्ट चेकिंग की जॉब में आना चाहते हैं, प्रोफेशनल फैक्ट चेकर बनना चाहते हैं, ये उन लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फॉलो करना चाहिए। कभी समय मिले तो ये फॉलो करना चाहिए, इससे बहुत जल्दी मिल जाता है। हमने कमेंट्स में पाया कि उसमें किसी ने लिखा था कि यू लायर, ये सौरभ कृपाल नहीं है, ये दमनदीप सिंह है, इतना लिख के उसने छोड़ दिया था। एक क्लू मिला कि इसने कहीं देखा है, इसको लग रहा है दमनदीप सिंह कह रहा है, तो ये एक क्लू तो मिला वहां से। हमने दमनदीप सिंह सर्च किया, काफी सर्च किया, तो एक जगह एक टिकटॉक वीडियो दमनदीप सिंह चौधरी के नाम से दिख गया। टिकटॉक बैन इंडिया में चलता नहीं है, तो कैसे कैसे तरकीबें लगा करके वो वीडियो चलाया गया, तो उसमें फिर उसका फेस मिलाया और ये वीडियो का फेस मिलाया तो सिमिलर लगा। वहां से हमने क्लू लिया, फिर सर्च किया तो इंस्टाग्राम पर इसकी प्रोफाइल मिल गई, और फिर इंस्टाग्राम में सर्च करते 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 गए तो 2022 में जाकर के सेम टू सेम यही वीडियो हमें मिल गया, सेम टू सेम यही वीडियो। तो कहां से क्लू मिला इसका? ये था कमेंट्स से, सिर्फ एक बंदे ने कमेंट किया था और वहां से क्लू लिए, फिर उसके बाद जाके कीवर्ड सर्च किए, वहां से टिकटॉक वीडियो में थोड़ा सा क्लू मिला, फिर वहां से कीवर्ड सर्च किए तो इंस्टाग्राम में गए और इंस्टाग्राम में ये पूरा वीडियो मिला। फिर हमने इनसे कांटेक्ट किया, इनसे बात की, इनका कोड लिया, सौरभ गोपाल से बात किया और फैक्ट चेक किए, अच्छा फैक्ट चेक हुआ। तो मैं वही कहता हूँ कि कमेंट कितना जरूरी है रीड करना। कमेंट में कई कई बार आपको क्लू मिल जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे जो कहते हैं क्या बात कर रहे हो, उसको हमने देखा नहीं परसों, ये तो फेक न्यूज फैला रहे हो, ये हमारे यहाँ का है, ये गलत है, तो आपको वहां से भी क्लू मिल जाता है। ये प्रोफेशनल फैक्ट चेकर्स के लिए है। एक और आपको दिखाता हूँ क्या माने हालत है इंडियन मीडिया की, और फैक्ट चेकिंग कितना जरूरी है इवन मीडिया न्यूज को वेरीफाई करने के लिए। ये एक बहुत कमाल का अभी कुछ दिनों पहले इंसिडेंट हुआ। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ये तस्वीर देखी भी होगी, इस खबर के बारे में शायद जानते होंगे। हाँ, आपने देखा है। एक ये खबर चलाई गई कि ये तस्वीर पाकिस्तान की है। ये एक कब्र है, कब्र के ऊपर एक गेट लगा हुआ है, उसमें ताला लगा हुआ है। एक टर्म यूज होता है नेक्रोफिलिया, जिसको कहते हैं। नेक्रोफिलिया के बारे में आप लोग पढ़िएगा। पाकिस्तान में और दुनिया के और कई देशों में भी नेक्रोफिलिया के केसेस दर्ज हुए हैं, ऐसा हुआ है, ये एक साइकोलॉजिकल समस्या है। लेकिन ये तस्वीर, अब देखिए इसमें बायस कैसे काम करता है, ये बहुत अच्छे से आप इसमें समझ जाएंगे। ये तस्वीर शेयर करके बहुत सारे सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा कि पाकिस्तान में जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बेटियों की कब्र में ताला लगा रहे हैं क्योंकि उनके साथ रेप की घटनाएं सामने आ रही है। नेक्रोफिलिया जिसको कहते हैं, ठीक है। शेयर होने लगी है इंडियन मीडिया में। सबसे बड़ी जो मैंने एशिया की अपने आप को सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी एएनआई, सबसे पहले एएनआई ने इसको शेयर किया, यही कैप्शन। एएनआई से ये फीड उठा करके हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे और हिंदी के तमाम सारे दैनिक भास्कर से लेकर के सब लोगों ने ये खबर चलाई, ये पाकिस्तान की खबर है, इसमें ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है, और अपने आप सबने चला दिया कि ये इस्लामाबाद की है, ये है फलाने डिब्बा है, ऐसा करके। अब पाकिस्तान को लेकर के और पर्टिकुलर एक रिलीजन को लेकर के जो बायस्ड लोग हैं उन्होंने इस खबर को चलाना शुरू कर दिया। इसमें बायस काम कर रहा है बिना वेरीफाई किए। आप कैसे इसको शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें बायस है। आपको लगता है कि ऐसा वहां का है तो हुआ ही होगा, इस रिलीजन का है तो हुआ ही होगा, ये बायस होता है, ठीक है। ये शेयर हुई, सबने शेयर कर दी इसको। ऑल्ट न्यूज ने इसको सबसे पहले फैक्ट चेक किया था। ऑल्ट न्यूज एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है, आप में से अगर लोग जानते हैं तो उसका काम बहुत अच्छा है फैक्ट चेकिंग में, नहीं जानते हैं तो फॉलो करिए ऑल्ट न्यूज, ALT ऑल्ट न्यूज। उसके जर्नलिस्ट है, प्रतीक हैं और मोहम्मद जुबैर, दो लोग मिलकर के चलाते हैं और उनकी टीम है। तो ऑल्ट न्यूज का काम कर, ऑल्ट न्यूज इसको सबसे पहले वेरीफाई किया। इसमें हमने ये पाया वही कमेंट्स, फिर वही यहाँ पर इतनी बड़ी खबर थी, मैंने पूरी दुनिया में ये शेयर हुई। इंडिया में तो सारे मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स ने, सोशल मीडिया फ्लडेड था, पूरा बाढ़ आ गई थी एकदम भयंकर। फिर वही कमेंट्स काम आए। हैदराबाद के एक शख्स ने, ये हैदराबाद की थी, वहां के एक शख्स थे जिनकी माँ का इंतकाल हुआ था 1 साल पहले। वो गए थे इसी ग्रेवयार्ड में, इसी कब्रिस्तान में अपनी माँ को जब वो दफन थे, तो उन्होंने ये कब्र वहां देखी थी 1 साल पहले। और जब उन्होंने सोशल मीडिया पर इसको दूसरे कैप्शन से देखा, दूसरे क्लेम के साथ देखा, तो उन्होंने कहा नहीं यार मैंने तो देखी है, ये ऐसा तो कुछ नहीं, तो यहाँ की है।
तो वो गए वापस लौट करके उस कब्रिस्तान में, वहां से तस्वीर खींची उसकी और उन्होंने उसको कमेंट्स में जाके डाला, वहां से क्लू मिला, फिर लोगों ने फैक्ट चेक किया, हमने उनसे बात की, तस्वीरें मंगाई, हमने अपना रिपोर्टर भेजा वहां से करके इसका फैक्ट चेक किया। तो मैं वही कहता हूँ आपको कि इवन मीडिया भी अगर कई कई बार ऐसी खबरें शेयर करे तो कैसे हमें उस चीज को टैकल करना चाहिए, ये एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा जैसे फेक न्यूज के जो दुष्परिणाम है, अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कितना बड़ा एक इंसिडेंट हुआ इस देश में, तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों के साथ मारपीट, हिंसा और पलायन का जो मामला था। एक यूट्यूबर है बिहार का जिसका नाम मनीष कश्यप, उसको मुख्य जिम्मेदार बनाया गया है, केस चल रहा है कोर्ट में। तो कैसे देश के अंदर भाषा का बैरियर और तमिल बनाम हिंदी का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज और सोशल मीडिया से क्रिएट किया गया, मजदूरों का पलायन उस राज्य से चालू हो गया, हिंसा, लोगों में डर हो गया, मजदूर वहां से भागने लगे सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज की वजह से। ऊपर भी हमने काफी सारे फैक्ट चेक पब्लिश किए थे एएफपी में। तो आपको मैं यही बताना चाह रहा हूं कि फेक न्यूज का जो स्केल है वो कितना बड़ा है। अब कुछ दो तीन चीजें मैं आपको बस मोटा मोटी ये बता देता हूं कि क्या क्या यूज कर सकते हैं आप। एक तो सबसे पहले आप सब लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि जब भी कोई तस्वीर को आपको चेक करना है, एक सबसे सिंपल चीज होती है रिवर्स इमेज सर्च। इसको नोट कर सकते हैं आप, रिवर्स इमेज सर्च। ये गूगल में मौजूद होता है। जब भी आप गूगल क्रोम खोलेंगे ना, तो गूगल क्रोम में आपको रिवर्स इमेज सर्च हमेशा दिखाई देगा। तो रिवर्स इमेज सर्च करें, तस्वीर को उठाएं, रिवर्स इमेज सर्च में जाएं, वहां अपलोड कर दें, उस तस्वीर से जुड़े बहुत सारे रिजल्ट आपको सबसे पहले दिख जाएंगे। एक और टूल मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा जो कि बहुत यूजफुल है, उसका नाम है इनविड, INVID। ये है वो टूल इनविड। इनविड में जो है, इनविड आप लोग, ये लेकिन लैपटॉप में ही चल पाएगा, तो लैपटॉप में इसको जरूर यूज करें। इनविड को डाउनलोड करें, ये क्रोम एक्सटेंशन है, क्रोम में आप जाएंगे तो एक्सटेंशन में मिल जाएगा। इनविड आप लोग रखिए। इनविड में होता क्या है कि आप इसके जरिए वीडियो वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे ही आप इनविड खोलेंगे तो उसमें ये कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, वीडियो एनालिसिस, की फ्रेम्स, थंबनेल, वीडियो राइट्स, मेटा डेटा। की फ्रेम बहुत यूजफुल होता है। जैसे आपको कोई वीडियो है, अब वीडियो में फोटो तो है नहीं, उसका रिवर्स कैसे करेंगे, तो वीडियो का लिंक कॉपी करें, सीधे आए, की फ्रेम खोलें और यहाँ पर इंसर्ट द लिंक में यहाँ वीडियो का लिंक चिपकाएं, सबमिट करें। वो वीडियो कई टुकड़ों में ऐसे ऐसे उसकी तस्वीरें बन जाएंगी, फिर अलग अलग तस्वीर को आप रिवर्स में सर्च करके चेक कर सकते हैं। तो दो तो ये टूल्स हैं, इनविड हो गया, गूगल रिवर्स में सर्च हो गया। एक है गूगल लेंस, बहुत छोटा है तो मोबाइल में भी होता है लेकिन बहुत यूजफुल होता है, बहुत यूजफुल होता है। तो गूगल लेंस का भी यूज जरूर करें। अब दो तीन चीजें आपको और मैं बता देता हूँ कि अगर इससे जुड़ा और भी ज्यादा चीजें आपको पढ़नी है, समझनी है, तो क्या कर सकते हैं। एक तो आपको सबसे पहले सब लोगों को ये कोर्स मैं रिकमेंड करूंगा। एएफपी में हम लोगों ने एक कोर्स डेवलप किया है, ये डिजिटल एजुकेशन, सारे जर्नलिस्ट स्टूडेंट्स को भी, एक्टिव जर्नलिस्ट जो है उन सबको ये कोर्स करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, मैं ये लिंक भी शेयर कर दूंगा बाद में, तो आप तक पहुंच जाएगा। नहीं तो आप लिख भी सकते हैं, सिर्फ इतना लिखिए एएफपी डिजिटल कोर्स, नोट कर लीजिए, एएफपी डिजिटल कोर्स। गूगल करेंगे सबसे पहले आएगा, आपको यहाँ जाना है, साइन अप में जाकर के अपना नाम, ईमेल और ये सारा डाल देंगे, साइन अप हो जाएगा। इसके बहुत सारे अलग अलग ये मॉड्यूल्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे डेली लाइफ में। आपको कैसे जर्नलिज्म में छोटी छोटी चीजें, डिजिटल जर्नलिज्म कैसे समझें, फेक न्यूज, फैक्ट चेकिंग के सारे बेसिक्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो एक तो एएफपी डिजिटल कोर्स हो गया। दूसरा मैं रिकमेंड करूंगा रॉयटर्स का ये कोर्स है, लिख लीजिए इसको भी, REUTERS, रॉयटर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। रॉयटर्स से ये कोर्स ये भी कर लीजिए, इसमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो आपको सीवी में भी काफी हेल्प करेगा और आगे डिजिटल उसमें भी काफी मदद करेगा आपको। तो रॉयटर्स का एक ये कोर्स जरूर कर लीजिए, है ना, एएफपी का, रॉयटर्स का। और एक और कोर्स मैं आपको बता दूंगा, ये जीएनआई का, गूगल न्यूज इनिशिएटिव का, जीएनआई का ये कोर्स जो कि फैक्ट चेकिंग के ही इसमें सारे देखिए, गूगल फैक्ट चेक टूल्स है इसमें, लेसन ओवरव्यू है ना, गूगल फैक्ट चेक एक्सप्लोरर है इसमें, इसके अलावा एक्सेसिंग द मार्कअप टूल, ये बहुत सारी चीजें ऐसी छोटी छोटी हैं जो कि आपको फैक्ट चेकिंग में काफी हेल्प करेंगी। और दुनिया जहान में जितने भी फैक्ट चेक ये कोर्स भी है इसमें, और आपको बहुत छोटी छोटी इसमें बारीकियां बताई हैं कैसे यूज, गूगल फैक्ट चेक एक्सप्लोरर एक होता है। अभी क्या है कि गूगल में बहुत सारी नई नई चीजें आ चुकी हैं, गूगल सिर्फ सर्च इंजन नहीं है, गूगल बहुत सारी आपको मीडिया लिटरेसी से भी जुड़ी चीजें आपको प्रोवाइड कराता है, उसके वीडियो है बहुत सारे, उसमें आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो आप अगर यूज करते हैं तो काफी हेल्पफुल होंगी आपको
आर्टिकल लिखने में, न्यूज वेरीफाई करने में, है ना, डेली लाइफ में। तो गूगल न्यूज इनिशिएटिव का ये कोर्स भी आप करिए, इसमें जो टूल्स हैं उसको यूज करिए। ये 3-4 चीजें हैं। बाकी अब मैं यहाँ अपनी बात खत्म करूंगा। ये फैक्ट चेकिंग क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है इसका, एक दिन में या 2 घंटे में, घंटे में नहीं इसको किया जा सकता, लेकिन जो जिस्ट है इस पूरी बातचीत का, वो मैं इसी चीज पर जोर देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए, न्यूज और ओपिनियन में फर्क समझना चाहिए, हमारे जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है सोशल मीडिया में अलग अलग जगहों में, उन्हें हम कैसे उस फिल्टर बबल से बाहर निकलें उसको समझना चाहिए, किस खबर पे यकीन करना है नहीं करना है ये समझना चाहिए, और जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि इसका इसका असर क्या हो रहा है समाज में, क्योंकि हम जो आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं उसे हम फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, उसका एक इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो समझना चाहिए। और सबसे आखिरी में, बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ फैक्ट चेकर, हम क्या क्या टूल यूज कर सकते हैं, कैसे इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं, और फैक्ट चेक जरूर पढ़ने चाहिए। जैसे जो फैक्ट चेक वेबसाइट्स उनको फॉलो करना चाहिए। एक मैं आपको वो दे रहा हूँ अभी, 1 सेकंड के लिए बस, आप लोग इसको देखिएगा। इसमें जो है कुछ फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स के और उनके नंबर और ये दिए हुए हैं। तो आप चाहें तो अगर आपको कभी ऐसा लगे कि इसका फोटो आप लोग खींच सकते हैं, तो इस पर आप वेरीफाई करने के लिए भी भेज सकते हैं, या इनसे आप जुड़ सकते हैं। ये कुछ लीडिंग फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स हैं जो इंडिया में काम कर रही है बेसिकली। तो ये इनके नंबर भी, आपको कभी भी लगता है कोई खबर गलत है सही है, आपको लगता है उसको चेक किया जाना चाहिए, तो आप इन नंबर्स पर भेज सकते हैं, और इनको फॉलो भी कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि इनमें मेनली फैक्ट चेकिंग होता है। ये सारे एएफपी है, बूम लाइव है, डिजिटल आई, फैक्ट चेक, तो फैक्ट चेक पढ़ने भी चाहिए। जर्नलिस्टों को तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि जर्नलिस्ट को फैक्ट चेक पढ़िए आप, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ शेयर हो रहा है, ये चीज समझ में आनी चाहिए। और हम कैसे फैक्ट चेकर बन सकते हैं, जिसको अगर काम करना है फैक्ट चेकिंग की दुनिया में, तो वहां से भी आपको आइडिया लग जाएगा। इन संस्थानों में जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आप, इनमें ये भी होती, इंटर्नशिप भी होती है, आप इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ से बन सकती हैं। थैंक यू, थैंक यू।